आज के समय में मैक्सिमम मिडिल क्लास ईएमआई की जीवन जी रहा है। हर चीज़ ईएमआई पे, हर चीज़। पहले तो केवल घर होता था, चलो ठीक है, कार होती थी, चलो ठीक है। आज क्या है, आज लगभग हर चीज़ मिल जा रही है। क्या होता है, इनकम होती है, फिर खर्च करते हैं, उसके बाद बचता है तो बचाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा। आज के इस परिवेश में या आज के समय में हमारे जीवन शैली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वित्तीय शिक्षा के अभाव की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में एक वित्तीय शिक्षा का कितना महत्व है शायद हम लोग जानते भी हैं, या हम जानते हुए भी उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक वित्तीय शिक्षा की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत फ्लो में कमा रहे होते हैं, काम धंधा कर रहे होते हैं, उस समय हम शो ऑफ के चक्कर में, जिस वजह से आने वाले समय में जैसे समय बीतता है और जब हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो वो फिर इनकम हमको बहुत कम दिखने लगती हैं या हमारे पास तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ज़्यादातर तो हम अपने खर्चों को अपने इनकम के आधार पर प्लान कर लेते हैं। यानी हमारे जो इनकम होते हैं उस हिसाब से, यानी कि उसी रेशियो में हम जो है अपने खर्चों को भी प्लान करते हैं। मतलब कई बार होता है, जैसे हम लोग जब फर्स्ट जॉब पे जाते हैं, सपोज करो कि आप 15,000 रुपये की जॉब लगी, तो हम क्या करते हैं कि जब फर्स्ट जॉब लगती है तो हम फिर उस 15,000 के इनकम को, उस सैलरी को एंजॉय करते हैं 15,000 के ग्राफ पे। फिर कल को हमारी इंक्रीमेंट होती है, हम 50,000 पे आते हैं, फिर हम अपने खर्चों को 50,000 के ग्राफ पे सेलिब्रेट करने लगते हैं या उसको कंज्यूम करने लगते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम देखते हैं सोसाइटी में, घर में, रिलेशंस में, और ये देखते हैं कि मैक्सिमम शो ऑफ की एक हवा सी चल पड़ी है। यानी कि हर जगह दिखावा, शो ऑफ, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, अब तो हम इतना कमा रहे हैं, पहले हम कम कमाते थे, अब ज़्यादा कमा रहे हैं। तो हमको एक अलग सी माइंडसेट होती है कि हमको अब ज़्यादा कमा रहे हैं, या हमारी प्रमोशन हो गई, हम बड़े पद पे पहुंच गए, या हमारी कोई बिजनेस है वो बहुत ग्रो कर गई, एक जगह से 2 जगह चले गए, 4 जगह चले गए। मतलब हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, या हमें किसी जॉब में हमको एक्सटेंशन मिल रही है, हमको प्रमोशन मिल रही है हमारी मेहनत की वजह से। तो उस समय जो हमारा इनकम का ग्राफ होता है, हम उस हिसाब से उसको कंज्यूम करने लगते हैं। शो ऑफ के चक्कर में हम दिखाएं लोगों को कि पहले देखो हम कितने ऐसे थे, आज हम इतना कमा रहे हैं, जबकि इसकी कोई लॉजिक एक्चुअली नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वित्तीय शिक्षा के अभाव में, उसी फाइनेंशियल एजुकेशन के अभाव में। इसलिए ये टॉपिक मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के सामने लाना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन को हम लोग कुछ पॉइंट्स में, कुछ चैप्टर्स में समझते हैं टॉपिक के हिसाब से। तो हम पहले टॉपिक को लेकर चलते हैं, बजटिंग, बजट बनाना। बहुत सुना हुआ है ना, सुना हुआ नाम है, लेकिन एक्चुअली बजट बनाना एक्चुअली क्या होता है उसको हम समझते हैं। बजट बनाना इन द सेंस ये होता है कि हमारी जो भी आय है, हमारी जो भी इनकम है, हमको उसकी एक रिकॉर्डिंग करनी होती है। मतलब बजट बनाने का सेंस क्या होता है? अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हमारा बजट नहीं है, ये करने का हमारा बजट नहीं है, वो करने का बजट नहीं है। फिर कई बार ऐसा होता है कि शो ऑफ के चक्कर में, जब शो ऑफ की बात आती है, हम बजट की बातें नहीं करते, फिर हम कर डालते हैं क्योंकि हमको दिखाना होता है, वहाँ पे बजट की बात नहीं करते। एक्चुअली बजटिंग क्या है? बजटिंग का मतलब होता है अपने वित्तीय संसाधनों को सही समय पे, सही जगह पे, सही उपयोग करना और उसको मैनेज करना, उसको संतुलित करना, उसको अनुशासित करना। मतलब कि अगर हम बजट बना रहे हैं, या बजट बनाने का मतलब क्या हुआ, हमारी जो भी इनकम है उसको क्लासिफिकेशन करना, तो आय का निर्धारण करना, फिर व्यय का यानी खर्च का निर्धारण करना। यानी कि हम पूरा निर्धारित करें, पहले सोचें कि हम कितना कमाते हैं, एक्चुअली कितना खर्च करना है, देन खर्च करें। एक बेहतरीन बजट बनाने के लिए आपको अपने खर्चों का, अपने इनकम का एक रिकॉर्डिंग करनी, बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। केवल आपको इनिशियल स्टेज पे, यानी शुरुआत में आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा कि हमको कुछ नोट करना पड़ रहा है, हमारी इतनी इनकम है, हमको आने वाले महीने तक, आने वाले 1 महीने में कैसे कैसे खर्च करने, कहाँ खर्च करने हैं, बस 1-2 बार या 4-5 बार आपको करना होगा, फिर वो सारी चीज़ें प्री रिकॉर्डेड हो जाएंगी। इससे ये पता चलेगा कि हम जब मैनेज करेंगे ना, तो हमको अपने आय का और अपने खर्च का पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि भाई हम जो भी कर रहे हैं वो एक्चुअली क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। क्या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम और कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम उसकी बुक कीपिंग नहीं करते, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते, उसका निर्धारण नहीं करते, तो फिर वो ऐवे हो जाता है, मतलब आया गया भैया, हो गया, चलो हो गया ऐसे बोलते हैं, चलो हो गया, खर्च हो गया, चलो जान दो। तो बजटिंग बनाने का मतलब होता है अपने आय का निर्धारण करना, यानी उसको बुक कीपिंग करिए, रिकॉर्ड करें। फिर खर्च का निर्धारण करना, यानी जो आने वाले समय में हमको खर्च करने हैं, 1 महीने का हमको सैलरी मिला, तो अभी जो 1 महीना हमको चलाना है वो कैसे उसको चलाना है, कितना % चलाना है, कितने सारे के सारे खर्च कर डालने हैं, या समथिंग एल्स।
आय और खर्चों के निर्धारण के बाद आपको अपने आर्थिक लक्ष्य को भी बनाना होगा कि हमारे आर्थिक लक्ष्य क्या है, वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। मतलब कि आय और खर्चों का जब निर्धारण कर लेते हैं, निर्धारण के बाद आपको आर्थिक लक्ष्य भी यानी कि टारगेट, कि आज से 10 साल बाद हमको क्या करना है पैसे का, आज से 20 साल बाद हमको क्या करना है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमें अपने आर्थिक लक्ष्यों को भी निर्धारित करना होगा। तो बजट बनाने के ही अंदर आपका आया, पहले क्या आय निर्धारण किया, अपने इनकम का निर्धारण कर लिया, खर्चों का निर्धारण कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे आर्थिक लक्ष्य हैं उनका भी निर्धारण कर देंगे, यानी उनका भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जब आप आर्थिक लक्ष्य बनाएंगे अपना, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि आर्थिक हम जो भी टारगेट बना रहे हैं, जो भी आर्थिक लक्ष्य बना रहे हैं, वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम किसी के बस किसी को देख के या किसी के बहकावे में आके हम कुछ ऐसा कदम उठा ले रहे हैं कि वो एक्चुअली हमारे बजट को या हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे वो सूटेबल ना हो, इसलिए उसका भी पहले निर्धारण करें। यही बजट करना आपको सिखाएगा कि आप अपने इनकम को सही तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से आप उसका यूज़ कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। यही बजटिंग आपको ये भी दिखाएगा कि पास्ट में यानी बीते हुए समय में आपने किन जगहों पे, किन मुद्दों पे, किन मदों में बेवजह किया या बकवास काम करती है, यानी कि ऐसे ही खर्च हो गए, कोई मतलब नहीं था जबकि उसका। तो बजटिंग का मतलब हुआ अपने आय का निर्धारण करिए, फिर अपने खर्चों का निर्धारण करिए, फिर अपने आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण करिए, और अपने आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण अपने वित्तीय स्थिति के अनुकूल करिए कि अभी जो वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार। फिर कल को हमारी वित्तीय स्थिति बढ़ेगी तो हम उसको, यानी हमारा जो आर्थिक लक्ष्य है, जो आगे का टारगेट होगा, उसको हम और इन्हेंस करेंगे। खर्च को इन्हेंस नहीं करेंगे, खर्च तो हमारे जीवन है ना, वैसे करेंगे। तो ये हमारा पहला विषय था बजटिंग का। दूसरा विषय हम लोग बात करेंगे डेप्ट मैनेजमेंट, यानी कि ऋण प्रबंधन का। ऋण प्रबंधन आज के समय में क्या है, देखो आज के समय में ऋण लोन बहुत ही एक जीवन चीज़ होती जा रही है, यानी हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन शैली में वो चीज़ एकदम घुसती जा रही है। आज के समय में बाज़ार में, मार्केट में इतने ढेर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और इतने सारे वो हमको स्कीम्स देते हैं हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से। उसके बाद में एक बड़े पैमाने पे अटर्नम जो है इंटरेस्ट भी लेते हैं, बट हमको बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि आज के समय में क्या है, आप आज के समय में नेशनलाइज बैंक के साथ साथ दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस खुल गए, माइक्रो फाइनेंस से लेकर हर चीज़, कि आपको एक कूलर तक मिल जा रही है EMI पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। आधार लेके आओ, कूलर लेके जाओ। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी जो पूरी जीवन शैली है वो एक EMI की जीवन शैली हो जा रही है। यानी आज के समय में मैक्सिमम मिडिल क्लास EMI की जीवन जी रहा है। हर चीज़ EMI पे, हर चीज़। पहले तो केवल घर होता था, चलो ठीक है, कार होती थी, चलो ठीक है। आज क्या है, आज लगभग हर चीज़ मिल जा रही है। क्या हो रहा है इससे? सबसे पहले तो ये हो रहा है कि ये जो हमको फैसिलिटी दिख रही है, ये एक्चुअली फैसिलिटी नहीं है। ये एक बहुत डेंजरस एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग शायद समझते हैं, बट हमको लगता है कि शायद उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते। मीन्स कि जब आपको ईजिली EMI पे आपको कोई प्रोडक्ट मिलने लगता है, तो अचानक से क्या होता है ना कि हमारी जो बायर है, बिहेवियर है, ख़रीदने की जो बिहेव है, जो हमारा नेचर है, वो बढ़ता जाता है। मतलब ये कि आज हम जो भी EMI पे कुछ कर रहे हैं, या आज तो बहुत हो रहा है, तो आज जो भी हम EMI पे या लोन ले रहे हैं, तो उनको मैनेज करना है हमको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप EMI पे ना लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको मैनेज करके एक सिंसियर तरीके से अपनी बायर बिहेवियर को, खरीदारी के बिहेवियर को बढ़ाना नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतनी ही करनी है। कैसे करना है, तो एक दो पॉइंट मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लोन लेने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप लोन किस लिए ले रहे हैं? जब भी आप लोन ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप लोन उसी काम के लिए ले रहे हैं जिस काम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और लोन लेने के बाद उस राशि को पर्टिकुलर उसी मद में, यानी जिस काम के लिए आप लोन लिए थे। दो चीज़ें, लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि लोन हम क्यों ले रहे हैं, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या उसके बिना नहीं चलना था, ठीक है, कोई ऐसा काम आ गया नहीं चलना था, तो आपने लोन ले लिया, दैट्स इट। दूसरा एक और पॉइंट है जिसमें ट्रैप आदमी फंसता है कि जब हम लोन ले लिए तो उस राशि को, उस लोन अमाउंट को, मतलब ये देखना है, चेक करना है कि वह लोन अमाउंट पर्टिकुलर उसी मद में जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि हमने लिया किसी और काम के लिए और कर कुछ और दिया उस लोन के पैसे से। तो लोन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा क्या कि लोन लेते समय अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन आपको करना है। मतलब कि हम लोन लेते समय हमको ये भी देखना है कि क्या हम लोन लेने की कंडीशन में है, स्थिति में है। अगर हैं तो लेंगे। ये नहीं कि आधार किसी ने मांगा, किसी इंस्टीट्यूट ने, केवल आधार लेगा और लेके चले जाओ, तो इसका कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं बनता। तो हमको अपनी वित्तीय स्थिति का भी मूल्यांकन करना है लोन लेते समय, तब हम लोन लेंगे। अगला पॉइंट, आपको लोन के जितने भी प्रकार होते हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। आजकल तो गूगल पे मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है, कितने तरह के लोन होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन कैसा दे रहा है, उसका पूरा आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। बहुत मेहनत नहीं लगती,
इससे क्या होता है कि आपके पास जब उसका नॉलेज होगा कि कितने तरह के लोन्स होते हैं, किस में क्या बेनिफिट है, किस में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो आप अपने लिए एक बेहतरीन ऑप्शन, एक बेहतरीन लोन या बेहतरीन ईएमआई आप चुन सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, लोन लेते समय आपको उसकी राशि का भी मूल्यांकन करना है, उसका भी निर्धारण करना है कि हमको कितना लोन लेना है। हो सकता है कि हमको 1 लाख की ज़रूरत हो और हमको जो है इंस्टीट्यूट जो है 2 लाख दे रहा हो, तो हम 1 लाख ही लेंगे, हम 2 लाख नहीं लेंगे। जिस नॉर्मली ऐसा क्या होता है, हम लोगों ने भी किया है सब मिस्टेक्स। नॉर्मली क्या हुआ, हम गए 1 लाख लिए, हमारे पास कुछ बहुत ही सीरियस रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की। हमने क्या किया कि वो 1 लाख हम जब अप्लाई किए, पता चला कि हमको तो 2 लाख मिल सकता है, जैसे क्रेडिट लिमिट आजकल बढ़ जा रही है। तो 1 लाख रुपए हमने लिया, हमको 1 लाख रुपए की जरूरत थी और 2 लाख का हमको ऑफर मिल रहा है कि आपके सिविल पे आपको 2 लाख मिल सकता है। अब हमने क्या किया कि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो देख रहे हैं कि अब दिमाग में कोई 2 लाख की रिक्वायरमेंट बना लेते हैं। अब वो जल्दी बनाते हैं, क्यों बना लेते हैं, क्यों? तो हमें लोन लेते समय उसकी राशि का भी मूल्यांकन करना है कि मिनिमम हमको कितनी की आवश्यकता है, पर्टिकुलर वही अमाउंट लेना हमको। नेक्स्ट पॉइंट है, लोन लेते समय इसके समय सीमा का भी निर्धारण करना है कि हम कितने साल के लिए लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई इंस्टीट्यूट है जो हमको 10 साल के लिए ऑफर कर रहा है और आपको लगता है कि आप 5 साल में उसको पे कर सकते हैं, तो 5 साल के लिए लेंगे। तो लोन का समय सीमा भी आपको पहले ही निर्धारित करना होगा कि कितने सालों के लिए हमको लेना है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप डेप्ट को मैनेज कर सकते हैं, जो भी लोन्स होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। इससे जो है हमारा जो पहली बात तो हमारी जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि हमारी जो बाइंग बिहेवियर है वो नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात की सारी चीज़ें रिकॉर्ड में होंगी, हमको पता चलती रहेंगी। अगला सब्जेक्ट है, अगला टॉपिक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ही पता है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट हर जगह बात होती है। सेविंग इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ही पता है, सबको पता है, बट इसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये हमारे वित्तीय स्वास्थ्य के लिए या हमारे एक वित्तीय जीवन के लिए सबसे मजबूत फाउंडेशन होता है। इनकम्स होते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद कई बार तो मैक्सिमम तो हम देखते भी नहीं कि महीने के लास्ट में हमारे पास बचा कितना। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फाइनेंशियल एजुकेशन पे। इसकी नॉलेज तो बहुतों को होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं। कहा जाता है कि सेविंग एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर सी आदत है, और ये एक ऐसी आदत है कि आपके अंदर होगी तो आपके आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी आ जाती है। यानी कि एक घर में एक कल्चर में जो हम डिसिप्लिन बना कर रखते हैं, उसी तरह हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन सेविंग की भी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग पिछले पॉइंट से समझे कि हमने पहले बजट बनाया, फिर उसके बाद डेप्ट मैनेज किया। दोस्तों, बजट बनाने के बाद और डेप्ट को मैनेज करने के बाद सेविंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास ना सारी चीज़ों के फिगर्स होते हैं। इतने ही इन 3 पॉइंट पे ही आपकी जो भी गैर ज़रूरी खर्चे करते हैं ना, उस पर आपका लगाम लग जाएगा, वो बंद हो जाएगा। यानी पहले हमने बजट बनाया, फिर हमने डेप्ट को मैनेज करा, उसके बाद सेविंग करना आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और इसका सेविंग और इन्वेस्टमेंट इसके लिए एक बहुत बेहतरीन फार्मूला है। हमारी जो इनकम होती है उसमें से एक नियमित राशि, एक नियमित रेशियो परसेंटेज रकम निकाल के सेविंग और इन्वेस्टमेंट में करना। उसके बाद जो बच रहा पैसा उससे हम खर्च करेंगे। मतलब इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू, यानी इनकम में से सेविंग को माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास फंड होती है उसी से हमको खर्च करने हैं। वो आप देखिए खर्च कितना है। अपने खर्च के अकॉर्डिंग आप सेविंग के रेशियो को बढ़ा घटा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, इनकम होती है, फिर खर्च करते हैं, उसके बाद बचता है तो बचाते हैं, नहीं बचता नहीं बचाते, बोलते हैं कि यार पैसा नहीं बच रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अपने आय में से पहले बचत का एक रेशियो निकाल लें आप, उसके बाद खर्च करें, जो बच रहा है उसमें से खर्च करें। बचत और निवेश करने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं मार्केट में, बैंक्स हैं, उनके पास तमाम योजनाएं हैं, LIC है, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, रियल इस्टेट है, गोल्ड है। इस पर हम आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। बस वो बचत जो है आपको इनकम में से पहले निकाल के देन आपको एक्सपेंस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट स्कोर या रिपोर्ट क्या है, ये दोनों स्किल हमारी वित्तीय स्थिति के लिए, हमारे वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमको क्या करना है, एक्चुअली हमको मेन करना है क्रेडिट का मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो भी डेप्ट है, जो भी लोन्स हैं या जो भी क्रेडिट कार्ड है, उनकी EMIs हमको टाइम से पे करना है। मतलब ये कि आपकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस लोन को भी मैनेज करें। तो इससे आपका क्या होगा, क्रेडिट मैनेजमेंट हो जाएगा। स्कोर तो आपको नहीं बनाना, हो तो अपना बनता है। तो क्रेडिट को भी मैनेज करना, ये भी एक टॉपिक है आपका फाइनेंशियल एजुकेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल गोल बनाना, फाइनेंशियल गोल सेटिंग। अब ये फाइनेंशियल गोल क्या होता है? फाइनेंशियल एजुकेशन में ये फाइनेंशियल गोल जो है कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं हमको लाइफ में पड़ती हैं, फ्यूचर में पड़ती हैं। ये आपको ही पता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं जिसके बारे में हमको आज सोचना पड़ता है। अगर हम उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं देन लाइक कि सपोज हमको ऐसे 10 साल बाद कोई प्रॉपर्टी लेनी है,
सपोज ऐसे 20 साल बाद हमारी एक छोटी बिटिया है, 20 साल बाद उसकी शादी करनी है, या सपोज कुछ ऐसा है जो, या रिटायरमेंट में हमको सपोज कि मेडिकल एक्सपेंस वगैरह लगने वाले हैं। अगर आपको कोई एम्बिशन है कि हम फ्यूचर में जो है ये करना चाहते हैं, हमको 10 साल बाद 20 साल बाद, तो आपको उसका एक टारगेट आज ही बनाना पड़ेगा। कितने का है वो, कितना अमाउंट लगेगा उसमें, फिर अपने प्रेजेंट टाइम के फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से उसको स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि आपको जैसे सपोज 10 साल के बाद आपको एक 50 लाख की प्रॉपर्टी लेनी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी लेने के लिए ऐसे कितना आपको निवेश करना पड़ेगा उसका कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी एडवाइजर को बुलाएंगे वो बता देगा। सपोज करो कि वो बताता है कि आपको महीने के 10,000 रुपये सेव करने पड़ेंगे आज से। सपोज आपके पास 10,000 नहीं है, 5,000 है, 5,000 से स्टार्ट कर दो, 5,000 बाकी रहेगा। फिर आपकी ग्रोथ होती है, आपकी इंक्रीमेंट होती है तो 5,000 का और कर देंगे, हो जाएगा हमारा। तो फाइनेंशियल गोल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन में करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमारे पास इमरजेंसी फंड भी होनी चाहिए। जैसे हम लोग बैकअप अमाउंट भी बोलते हैं। बैकअप अमाउंट क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। 2020 में जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगी, इनकम सारे कोलैप्स हो गए मैक्सिमम, और उसमें वो लोग सर्वाइव कर गए जिनके पास बैकअप अमाउंट था। वो हमारी फ्यूचर फंडिंग के वाला नहीं, फ्यूचर फंडिंग वाला अलग है। एक बैकअप अमाउंट जिसके पास था उन्होंने सर्वाइव करा, जिनके पास नहीं था, जो इनकम करते थे कंज्यूम कर जाते थे, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हुई, हम लोग सब न्यूज़ में देखें। तो एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कभी भी, कोई भी एक इमरजेंसी में, कोई भी आपातकालीन, कई बार अनएक्सपेक्टेड ही होती है इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड समय में हमको बहुत ही हौसला देती है, ताकत देती है, और हमको जो है फाइनेंशियली फ्री बनाती है। तो एक टॉपिक ये भी इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट टॉपिक टैक्स, कर। फाइनेंशियल एजुकेशन में टैक्स की भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो टैक्स क्या है एक्चुअली, टैक्स जो है सरकार के द्वारा लगाए गए एक वित्तीय उपकरण होते हैं जो व्यापार से और हमारी इनकम से धन निकासी करते हैं, यानी टैक्स वसूल करते हैं, रकम लेते हैं, और उससे जो है सरकार क्या करती है कि देश का गवर्नमेंट देश का जो है सामाजिक और आर्थिक विकास करती है। इसमें रोड, सड़क, बिजली, पानी जो भी फैसिलिटी देती है, सुरक्षा, वो सब हमारे टैक्स के पैसे से होता है। तो ये तो नॉर्मल पता है। टैक्सेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में मेनली आपका इनकम टैक्स आ जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका जीएसटी आ जाता है, मतलब सर्विस टैक्स, जीएसटी, और प्लस आपका वैट वगैरह आ जाता है, ये सब। तो ये टैक्सेस क्या है, तो हमको थोड़ा बहुत टैक्सेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के परिवेश में जो समय चल रहा है, जहाँ इमोशंस धीरे धीरे मैक्सिमम संवेदनहीनता जो है आती जा रही है, उसके हिसाब से देखा जाए तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल करनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग, ताकि कल को हम जब रिटायर होते हैं, हमारी इनकम बंद होता है, तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के मेरे पुराने कुछ वीडियो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं उसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग हमें उस वक्त एक डिग्निटी के साथ, एक इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जीने के लिए एक व्यवस्था देता है कि हमको रिटायर होने के बाद जब हमारी इनकम बंद हो जाती है तो उस समय हमको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि हमारी जो भी हमारी अगली पीढ़ी है उसको भी हम सपोर्ट कर सकें, उसको भी हिम्मत दे सकें कि चल भाई मैं हूँ। तो दोस्तों, ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर मैंने कोशिश करा है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।